हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी आप होंगे स्वस्थ होंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोविड पैंडेमिक का दौर है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये दौर चलेगा तब तक हम ऑनलाइन माध्यम से ही आपको अपने विषय भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में लेक्चर के जरिए पढ़ाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं सुनील कुमार सिंह जीएस विजन क्लासेस पटना का फाउंडर और चीफ मेंटर, यहाँ मैं आपके सामने जीएस का एक सेक्शन पॉलिटी लेकर आया हूँ। और पॉलिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका परीक्षाओं में जितना महत्व है उससे ज़्यादा कहीं महत्व जीवन में है। एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक होने के लिए, एक बेहतर लोक सेवक होने के लिए जरूरी है कि वह संविधान और संविधान की मर्यादाओं को समझे, अपने अंदर आत्मसात करे और इस देश के प्रति प्रेम रखे, संविधान को अपने हृदय में रखे। हर नागरिक को, हर भारतवासी को भारतीय संविधान को अपने हृदय में रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और इसी संविधान के बारे में हम यहाँ चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं ऑनलाइन माध्यम से। और हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभिक जो चरण है उसी की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से इस विषय पर अपना मत स्पष्ट किया है, लेकिन फिर मैं आप सबको भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभिक जो बिंदु है उस पर मैं फोकस डालना चाहता हूं कि आखिर भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। तो पहले हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे कि राज्य व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हो कि राज्य व्यवस्था में दो शब्द हैं, राज और व्यवस्था। राज का मतलब हुआ शासन करना, राज का मतलब शासन, व्यवस्था का मतलब तंत्र, यानी शासन तंत्र को ही हम राज व्यवस्था कहते हैं। हर एक देश में राज व्यवस्था है, इसका मतलब हर देश में शासन की कोई ना कोई व्यवस्था है और शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार है। तो शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार है। तो सरकार एक माध्यम है, एक एजेंट है जो इस राज्य व्यवस्था को, इस शासन व्यवस्था को संचालित करती है जनता के लिए, जनता के हित में। शासन तंत्र को सरकार चलाती है जनता के कल्याण के लिए। और आज जब हम लोकतांत्रिक विश्व में जी रहे हैं तो सरकार का मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही हुआ। और लोकतांत्रिक सरकार में सबसे ज्यादा महत्व जो दिया जाता है वो जनता के हितों को। तो आज सरकार जनहित को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था को संचालित करती है। तो इस राज्य व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सरकार है और सरकार एक माध्यम है, एक अभिकर्ता है, एक एजेंट भी है, एक माध्यम भी है जो इस शासन तंत्र को जनता के लिए चलाती है और अधिक से अधिक जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करती है। कल्याणकारी सरकार है, जनता के हितों का समावेश करना, इस विकास के पायदान पर जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको भी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना लोकतांत्रिक
व्यवस्था में सरकार का यही मुख्य कार्य है और सरकार एक माध्यम है। तो सरकार को चलाने के लिए नियम एवं कानून चाहिए। सरकार को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए, जिसका स्रोत होता है संविधान। यह नियम और कानून कहां से मिलता है? संविधान से। यानी किसी भी देश में अगर सरकार है तो सरकार रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है संविधान से, क्योंकि संविधान में नियम और कायदे हैं, नियम एवं कानून है। उसी नियम और कानून के आधार पर सरकारें चलती हैं जनता के लिए। सरकार जनता के लिए काम करती है और सरकार को नियम और कानून मिलता है संविधान से। कहां से मिलता है? संविधान से। तो संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और संविधान का संधि विच्छेद करें तो समझौता विधान। देखिए, समझौता विधान, सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कानून होता है। यानी वह दस्तावेज नियम और कानून का जो सबके लिए बराबर नियम और कानून की बात करता है, वही संविधान कहलाता है। तो आज हर देश में सरकार है और सरकार को नियंत्रित करने के लिए संविधान है। यानी गवर्नमेंट इज रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के नागरिकों के अपेक्षाओं, आशाओं का प्रतिबिंब होता है, जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून का उल्लेख होता है। तो सरकार रेगुलेट होती है संविधान से। जैसे ये कमरा प्रकाशमय है तो इसके लिए लाइट, अगर इस कमरे से लाइट के स्रोत को समाप्त कर दिया जाए तो पूरा कमरा अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह से अगर शासन तंत्र से संविधान को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था अंधेरी हो जाएगी। उस व्यवस्था में व्यक्ति जो कमजोर होगा उसके हितों को शक्तिशाली व्यक्ति हड़पेगा, दबाएगा, सताएगा। इसलिए संविधान वह प्रकाश रूपी एक बहुत बड़ा स्रोत है जिसमें प्रकाश के रूप में नियम और कानून निकलता है और वही नियम और कानून सरकार पर पड़ता है। उसी सरकार चलती है जनता के कल्याण के लिए। तो सरकार को चलाने के लिए नियम और कानून संविधान से मिलता है। लेकिन आपको मालूम है कि सरकार अगर बनती है तो कैसे बनती है? सरकार बनती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनती कैसे है, ये अहम सवाल। सरकार बनती है जनता के विश्वास से। सरकार को बनाने के लिए जनता का विश्वास चाहिए और जनता मतदान के जरिए अपना जनादेश देती है। जनादेश मतलब राजनीतिक सत्ता या जनादेश जनता देती है। और ये सत्ता अलग अलग देशों में अलग अलग समय के लिए होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जनता संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में जो जनादेश देती है वो 5 वर्ष के लिए, भारत में 5 वर्ष के लिए, फॉर 5 years, कि 5 वर्ष के लिए जनादेश मिलता है। और उसी जनादेश और उसी विश्वास के आधार पर सरकारें चलती है। किसके लिए भाई? जनता के कल्याण के लिए। जनता के कल्याण, वेलफेयर और पीपुल, कल्याण के लिए। तो सरकार आज लोकतांत्रिक है, इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है। जैसे भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है,
संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में जनता विधानसभा लोकसभा का चुनाव करती है और लोकसभा विधानसभा चुनाव के पश्चात केंद्र और राज्यों में सरकारें बनती है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों में जो जनता का जनादेश होगा उसके आधार पर सरकार बनेगी। अभी हाल ही में चुनाव आयोग, जिसके नेतृत्वकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, घोषणा की है कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब राज्य में चुनाव होंगे विधानसभा के। इन चुनावों के बाद जो विधानसभा में जिसको जनता जनार्दन बहुमत देगी, जनादेश देगी, उसी जनादेश के आधार पर 5 राज्यों में सरकारें बनेगी। 5 राज्यों में सरकार का फैसला जनता के हाथ में है। हालांकि सरकार चलती है तो नियम और कानून के हिसाब से, जिसके लिए संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पूर्णतया लिखित है और ये अपने आप में विशिष्टताओं को समाहित करता है। अद्भुत संविधान है। दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों के मुख्य प्रावधानों को अपने अंदर समाहित करता है और यह कठोर भी है, लचीला भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। तो हमारा संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बना है और उसको संविधान सभा को शक्ति जनता की मिली थी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही संविधान निर्मात्री संस्था के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिनको हम संविधान के जनक भी कहते हैं। तो हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है, जिसके जैसा शायद दुनिया किसी भी देश का संविधान नहीं है। तो उस संविधान के आधार पर सरकारें चलती है, लेकिन सरकार बनती है तो जनता के विश्वास से, जनता जनार्दन का विश्वास के आधार पर सरकारें चुनी जाती है। चाहे सरकार केंद्र बने, चाहे सरकार राज्य बने, केंद्र बने या राज्य बने, सरकार कहीं भी बने, जनता का जब तक विश्वास नहीं मिलेगा सरकार नहीं बन सकती है। अब जैसे जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के पश्चात जनता जनार्दन ने एनडीए को बहुमत दिया। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत दिया, जनादेश दिया और एनडीए के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कैसे बने हैं भाई? जनता जनार्दन के आदेश से, जनादेश से। इस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पिछले 16-17 वर्षों से सत्ता में काबिज हैं, एनडीए के नेता हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता हैं। ये नवंबर 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, लेकिन बहुत कम समय के लिए। लेकिन 2005 नवंबर से अभी तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हैं और इसका मतलब जनता जनार्दन ने बिहार विधानसभा में एनडीए को लगातार जनादेश दिया है। उसी जनादेश का परिणाम है कि बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। अधिकांश राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, यूपीए की सरकारें भी हैं, कुछ ऐसी सरकारें हैं जो एनडीए यूपीए से बाहर की भी हैं। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जहां भी विधानसभा है
वहां जनता जनादेश देती है और जनादेश 5 वर्ष के लिए होता है और उसी जनादेश के आधार पर राज्यों में सरकारें बनती हैं। तो यह स्पष्ट हो गया, 2 बात स्पष्ट हो गया कि जनादेश जनता देती है, यानी सरकार बनाने के लिए जनादेश चाहिए, वो जनता देती है। सरकार को चलाने के लिए, यानी सरकार को चलाने के लिए, नियमित करने के लिए नियम कानून चाहिए, वो संविधान देता है। दोनों चीज स्पष्ट हो गया। सरकार बनाने के लिए जनादेश चाहिए, वो जनादेश जनता देती है। सरकार चलाने के लिए नियम कानून चाहिए, वो नियम कानून संविधान देता है। और सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में, सरकारें तो जनता के लिए ही कार्य करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हाँ, ये बात अलग है कि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जैसे पहले प्राचीन और मध्यकाल में या दुनिया के अन्य देशों में अगर इतिहास पढ़िएगा तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। राजा का बेटा राजा होता था, कहीं पर क्रूर शासक होता था, कहीं तानाशाह होता था। अलग अलग देशों में सरकार की अलग अलग स्वरूप थे। लेकिन आज दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण अधिकांश दुनिया के अधिकांश देशों में, लगभग सभी देशों में जनता ही सरकार चुनती है, यानी सरकार को बनाने में जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण। लेकिन हर देश में संविधान अलग अलग है, हर देश का संविधान अलग अलग है। हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान निर्वाचित संविधान द्वारा निर्मित है। अब सरकार अगर एक व्यवस्था है जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो इस सरकार के अंग कितने होते हैं? इस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला अंग कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरा अंग विधायिका या व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, और तीसरा अंग न्यायपालिका जुडिशियरी। इन तीनों अंगों के कार्यों का संविधान में जिक्र है। तीनों अंगों के कार्यों के साथ साथ इनकी सीमाओं का भी उल्लेख है। इन तीनों अंगों को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इसका भी संविधान में उल्लेख है। यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का यहां सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में देखिएगा कि ऐसा हो नहीं पाता है। विधायिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करती है, न्यायपालिका विधायिका द्वारा कानून जो निर्मित किया जाता है उसको निरस्त कर सकती है। संविधान में समीक्षा करके, न्यायिक समीक्षा करके न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है जुडिशियल पावर के तहत। इस तरह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दूसरी तरफ विधायिका भी कभी कभी न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले को संविधान संशोधन के जरिए बदल देती है। इसका मतलब व्यवहार में अगर हम देखें तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में हमने कहा है कि भारत में भी शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत होगा और सरकार के तीनों अंगों के कार्यों के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख है। अब यहां बताया कि विधायिका क्या काम क्या भाई? विधायिका का मुख्य काम कानून बनाना है, कानून या विधि बनाना है, टू मेक द लॉ। दूसरा अंग कार्यपालिका है जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसका काम क्या है? विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, जनता के लिए लागू करना। और न्यायपालिका जो सरकार का तीसरा अंग है, उसका काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना, व्याख्या करना तथा न्याय देना, टू डिलीवर जस्टिस। तीनों अंगों का काम स्पष्ट है। विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं उसका काम है कानून बनाना, टू मेक द लॉ। कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसका काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ।
और न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहते हैं, उसका काम है टू एक्सप्लेन द लॉ एंड डिलीवर जस्टिस, टू डिलीवर जस्टिस, कानून की समीक्षा करना, व्याख्या करना और न्याय देना। ये सरकार के 3 अंग हैं। तीनों अंगों के कार्य स्पष्ट हैं, तीनों अंगों की सीमाएं भी स्पष्ट हैं। तीनों अंग एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का, अधिकार का, स्वायत्तता का आदर करेंगे, यह भी कहा गया है। अब आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि व्यवहार में कोई भी अंग दूसरे अंग का कितना सम्मान कर रहा है, दूसरे अंग के क्षेत्र में कैसे क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर रहा है, उसको लेकर आजकल कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच टकराहट बढ़ी है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग चूंकि प्रारंभिक परिचय ले रहे हैं तो इसमें हम लोग उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे जो बाद में आएंगी। तो अब स्पष्ट हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार है और सरकार के 3 अंग है। कहीं भी किसी भी देश में सरकार अगर है तो इस सरकार के 3 ही अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब सवाल उठता है कि भारत में सरकार तो है, सरकार दोनों जगह है, केंद्र में और राज्य में, केंद्र में और राज्य में। अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इस इंडिया में संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन है, और यह संघीय शासन कनाडा से लिया गया है। यह संघीय शासन कहां से लिया गया बाबू? कनाडा के संविधान से। और आपको बता दें संघीय शासन का मतलब क्या हुआ? दोहरी सरकार। संघीय शासन का मतलब हुआ दोहरी सरकार, 2 सरकार, एक सरकार केंद्र में हो, दूसरी सरकार राज्यों में हो, एक सरकार केंद्र में, दूसरी सरकार राज्य में हो, और दोनों सरकारों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन हो और स्पष्ट हो, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली। भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। और संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? तो संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरी सरकार हो, केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकार हो, और दोनों सरकारों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन हो, उसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, और कनाडा से लेने का औचित्य क्या है कि कनाडाई मॉडल पर आधारित हमारा संघीय व्यवस्था है। हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमने अमेरिकी मॉडल की संघीय व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था, लेकिन अमेरिका में राज्यों ने मिलकर संघ बनाया है। अमेरिका में संघ जो बना है वो राज्यों के द्वारा बना है, जो भारत को पसंद नहीं था। भारत में संघ का निर्माण हुआ है। ये संघ है, देखो बाबू, ये भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ऐसा संघ है राज्यों का जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब कि भारत में एक मजबूत केंद्रीय सरकार है। भारत में एक मजबूत केंद्रीय सरकार है जिसके इर्द गिर्द 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 ऐसे प्रदेश हैं जो सीधे सीधे केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं, केंद्र के अधीन आते हैं। नियम और कानून, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर उसका केंद्र के पास होता है। तो यहां पर केंद्र यहां है, परिधि पर 28 राज्य है और दोनों के बीच संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा 3 सूचियों के माध्यम से
शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची या केंद्रीय सूची केंद्र के पास है, संघ सूची या केंद्रीय सूची किसके पास है? केंद्र के पास है। इस पर कानून बनाने और प्रशासन करने का अधिकार केंद्र को है। संघ सूची केंद्र के पास है, इस पर कानून बनाने और प्रशासन करने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस पर कानून बनाने और प्रशासन करने का अधिकार राज्य को है। जबकि समवर्ती सूची दोनों के पास है, समवर्ती सूची दोनों के पास है, यानी समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों ही उन विषयों पर प्रशासन करते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य एक साथ समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून राज्यों कानून के ऊपर प्रभावी होता है, प्रिवेल करता है, यानी केंद्र का कानून ही लागू होगा, राज्य का नहीं। इसका मतलब कि यहां पर समवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार है केंद्र का और यहां पर दोहरी व्यवस्था जरूर है। सॉरी, लेकिन इस दोहरी व्यवस्था के बीच हमारे संविधान निर्माता इस बात से आश्वस्त थे कि भारत में विविधता है, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता अधिक है, यानी यहां जाति, धर्म, भाषा, बोली, रंग, वर्ण, पूजा पद्धति के आधार पर विविधताएं हैं और विविधताओं में सबके हितों को साधना, सबके हितों का साधना और सबको एक रखना, यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। देश को अखंड रखना, देश को एक सूत्र में बांधना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसके लिए राज्यों की तुलना में केंद्र को शक्तिशाली होना होगा। इसलिए संघीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक शक्तिशाली केंद्र है। दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन जरूर है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, विषय बांटे गए हैं, लेकिन समवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार किसका है भाई? केंद्र का है। और शेष शक्तियां किसके पास है? और शेष का मतलब क्या हुआ? रेजिडिशियल पावर्स। और समवर्ती और शेष शक्ति यानी जो विषय कहीं ना हो, न संघ में, न राज्य में, समवर्ती में, उसको हम अवशिष्ट कहते हैं। तो अवशिष्ट विषय का मालिक केंद्र है, यानी जिन विषयों का कहीं उल्लेख नहीं है उन विषयों का अधिकार केंद्र के पास होगा, उन विषयों का प्रशासन, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। इसका मतलब कि केंद्र शक्तिशाली है और ऐसा अनजाने में नहीं हुआ है, ऐसा जानबूझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है कि भारत विविधता वाला देश है और विविधता में एकता को स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की वजह से एक शक्तिशाली संघीय व्यवस्था, एक शक्तिशाली संघीय व्यवस्था की स्थापना की है। तो संघीय व्यवस्था है भारत में, भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। हालांकि यह संसदीय शासन प्रणाली भी है जो केंद्र और राज्यों के स्तर पर है। केंद्र में भी संसदीय प्रणाली है, राज्यों में संसदीय प्रणाली है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को
पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है ब्रिटेन से, हमने भी यूके से, हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। संविधान सभा में लंबे बहस के पश्चात हमने तय किया कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है और भारत का जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत की जो बनावट है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, और उस आधार पर जो विविधता है, और उस विविधता में सबकी हितों की रक्षा की जहां तक बात है, उसके लिए संसदीय शासन प्रणाली ही सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, और संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहां से लिया भाई? ब्रिटेन से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। हम ब्रिटेन के अपनी ही सत्ता के अधीन रहे हैं, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने यहां शासन किया, और हम शायद ब्रिटिशर्स के संसदीय प्रणाली से परिचित भी थे, क्योंकि हमारे ऊपर समय समय पर अधिनियम भी आए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो शायद हम संसदीय शासन प्रणाली से आत्मसात भी थे, परिचित भी थे, उसके जीवन शैली का हम हिस्सा बन चुके थे। और संसदीय शासन प्रणाली में जनता के प्रति एक जवाबदेही की भावना अधिक है। उसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निरंकुशता की भाव थी, निरंकुश शासन का डर था। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता है, इस बात का भी भय था कि भारत लंबे समय तक अपनी सत्ता के अधीन रहा है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं चाहिए, भारत में संसदीय प्रणाली चाहिए। और संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार केंद्र में भी है और राज्यों में भी है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की। तो अब भारत में संसदीय प्रणाली भारत की पहचान भी है। हमने संसदीय लोकतंत्र का एक लंबा अनुभव साझा किया है। हमने संविधान को लागू करने के बाद केंद्र और राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में कभी कभी निराशा भी हाथ लगी है, बीच में सरकारें गिर जाती है, बीच में चुनाव हो जाता है, लोकसभा विधानसभाएं भंग हो जाती है, उसके बाद मध्यावधि चुनाव होता है, चुनाव के कारण पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर टैक्स पेयर का पैसा चुनाव में खर्च होता है, अस्थायित्व का गारंटी नहीं है। यानी संसदीय शासन प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है कि इसमें स्थिरता का अभाव है। केंद्र में या राज्य में सरकार कभी गिर जाती है बहुमत के अभाव में। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, जिस कमी को आज भी हम लोग झेल रहे हैं। आज भी कई राज्यों में सरकारें मिली जुली हैं, और जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां पर गठबंधन का एक साथी अलग हो जाता है तो सरकारें गिर जाती है। इस तरह केंद्र में आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 दिन के लिए चली, 13 दिन में गिर गई, एक बार 13 महीने तक चली, फिर एक वोट से गिर गई। उसके बाद 1999 में जब आई तो 5 वर्ष तक रही। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की कमी जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि राजनीतिक अस्थिरता इसमें रहती है। तो एक कमी है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचा है, भौगोलिक स्वरूप है और विविधता है, इस विविधता में लोगों के हितों की जो रक्षा होती है, उसमें के लिए सबसे उपयुक्त जवाबदेहिता की भावना होती है। उसमें संसदीय शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। तो हम मान के चले कि राज्य व्यवस्था